सुबह का हर क्षण प्रभु का आशीर्वाद है, इसे प्रसन्नता से स्वीकार करें। अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करें, सफलता मिलेगी अवश्य यदि स्वयं पर विश्वास है। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। भविष्य के सभी फूल वर्तमान में बोए हुए बीजों से ही मिलते हैं। यदि हम भविष्य में सफल और सुखी बनना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत आज से ही होनी चाहिए। समय के हर क्षण का सम्मान करें और इसका सदुपयोग करें, तभी आपका भविष्य अर्थात आने वाला समय बदल सकता है। समय के ज्ञान के लिए आइए देख लेते हैं आज का पंचांग और जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, सोमवार, मघा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। जीत और हार व्यक्ति की सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। ठीक उसी प्रकार सुख और दुख भी हमारे मन की अंतःस्थिति पर निर्भर करता है, बाहरी परिस्थितियों पर नहीं। सभी के लिए सुख और दुख का जो वर्णन है वो अलग होता है। भविष्य के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए और वर्तमान के समय पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए, क्योंकि न ही भूतकाल का दुख हमारे भविष्य को बदल सकता है और ना ही भविष्य की चिंता। यदि आप अपने भविष्य को, आने वाले समय को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपनी सोच को सकारात्मक रखिए और अपना ध्यान वर्तमान पर ही केंद्रित रखिए। सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् एतद्विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। सुख और दुख की संक्षेप में परिभाषा यही है कि परावलंबन से सदा दुख तो स्वावलंबन से सदा सुख ही मिलता है। Happiness and misery can be defined in two sentences. Dependence on others leads to misery, and dependence on self gives happiness. किसी भी कार्य को सफलता से प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता आवश्यक है। भारतीय ज्ञान परंपरा के अनेक ग्रंथों में मन को एकाग्र करने और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न विधियां बताई गई हैं। इनमें से प्रमुख है ध्यान विधियां। ध्यान विधि के अंतर्गत नाद ध्यान का विशेष महत्व है। क्या है नाद ध्यान, कैसे करने से नाद ध्यान की विधि का करने का सही तरीका क्या है और इससे क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, आइए जान लेते हैं हमारी सहयोगिनी लता विशिष्ट की इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। भारतीय ज्ञान परंपरा में जितना स्वस्थ शरीर का महत्व है, उससे कहीं अधिक मानव के मन को स्वस्थ और संतुलित करने की बात कही गई है। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए संतुलित आहार विहार के साथ नियमित रूप से योग करना भी आवश्यक बताया गया है। योग के विभिन्न प्रकार हैं, जिनमें एक ओर जहां शारीरिक क्रियाएं आवश्यक बताई गई हैं, तो दूसरी ओर विभिन्न प्रकार की ध्यान विधियां बताई गई हैं। योग की इन्हीं ध्यान विधियों में से एक है नाद योग ध्यान विधि। अथर्ववेद में बताया गया है कि जो सृष्टि का जो निर्माण हुआ है वो विराट वाक से हुआ है। विराट वाक का मतलब भी नाद है। उस ईश्वर के सृष्टि के निर्माण पे जो एक ध्वनि उत्पन्न हुई उसको हम नाद ब्रह्म कहा गया। नकारम प्राणनामानम दकारमनलम विदुः जातः प्राणाग्नि संयोगात् तेन नादोभिधीयते। नकार प्राण का नाम है, दकार अग्नि का नाम है। जब प्राण और अग्नि का संयोग होता है तब इसे नाद कहते हैं। नाद का अर्थ है लयबद्ध ध्वनि या कंपन। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु में होने वाले कंपन से विभिन्न ध्वनियां निकलती हैं।
इन ध्वनियों में मूल ध्वनियां हैं अ, उ और म की ध्वनियां, जिनको जीभ की सक्रियता के बिना ही बोला जा सकता है। प्रथम मूल ध्वनि है आ, जो कंठ से निकलती है। दूसरी मूल ध्वनि है उ, जो हमारे हृदय को और पसलियों को प्रभावित करती है। तृतीय मूल ध्वनि है जो हमारे नाभि से लेके मस्तक तक कंपन करती है। इन सभी सर्वव्यापक ध्वनियों का संबंध हमारी शरीर की नस नाड़ियों से है, जिसके द्वारा मस्तक, नाभि और हृदय प्रभावित होते हैं और इनसे नस नाड़ियां पूरी तरह से शुद्ध हो जाती हैं। नाद योग में विशेष रूप से 9 प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती हैं, जो अनाहत नाद और आहत नाद नाम से जानी जाती हैं। जो अनाहत नाद है, जिसमें ओमकार, जो भौरे की तरह गुंजन की आवाज है, मेघ गर्जन और समुद्र गर्जन का घोष, घंटे की आवाज, शंख ध्वनि आदि ध्वनियां सुनाई देती है। दूसरे प्रकार की जो ध्वनियां हैं, उनको हम आहत ध्वनि कहते हैं, जो 2 पदार्थों की टक्कर से उत्पन्न होता है और जिसमें पूरी सांसारिक गतिविधियां जिससे चल रही हैं, लेकिन उसमें जब रिदम गड़बड़ होती है तो वो कोलाहल में परिवर्तित हो जाता है और वो हमें तनाव की ओर ले जाता है। नाद योग की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले कुछ यौगिक क्रियाएं यानी आसन, प्राणायाम आदि किए जाते हैं। नाद योग की तैयारी के लिए हम किसी एक शांत जगह पर बैठ जाएं, सांभवी मुद्रा करने के बाद, जिसमें हम अपने हाथों से अपने आँख को, नाक को और मुंह को बंद करते हैं और अपने कान को बंद करके हम भ्रामरी यानी कि ओमकार की ध्वनि करते हैं और ये ध्वनि लगातार करते जाते हैं। जब आप हाथ नीचे कर लेते हैं तो उसको शांत रूप से सुनते हैं। जो ध्वनि हमने बोली है ये धीरे धीरे सूक्ष्म और सूक्ष्मतर यानी कि कम होती जाती है, सूक्ष्म होती जाती है। तब उसको हम लगातार उसी में ही लय रहते हैं, क्योंकि नाद का मतलब लय भी होना है और उसके कारण हमारे शरीर में एक शांति, एक रिलैक्सेशन पैदा हो जाता है। नाद योग ध्यान विधि शरीर को स्वस्थ करने के साथ ही मन को एकाग्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण बताई गई है। नाद योग के नियमित अभ्यास से हृदय रोग ठीक होता है, मन प्रसन्न होता है, जिसके बाद व्यक्ति अपने कार्यों को स्थिरता से करते हुए लक्ष्य साधन में सफल होता है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। ध्यान अर्थात किसी वस्तु या विचार पर मन को केंद्रित रखना, एकाग्रता या चिंतन करना और इसी के लिए अपने मन को बदलना बहुत आवश्यक होता है। जो व्यक्ति अपने अतीत को नियंत्रित कर लेता है उसका वर्तमान नियंत्रित रहता है और जो अपने वर्तमान को नियंत्रित रखता है उसका भविष्य भी नियंत्रित हो जाता है। नियंत्रण जीवन में बहुत ही आवश्यक है, साथ ही सही समय पर सही कार्य करना भी उतना ही उपयोगी सिद्ध होता है। फिलहाल कार्यक्रम में समय हो गया है एक अल्प विराम का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज, हम जल्द लौटते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आयुर्वेद हमारा प्राचीन ज्ञान है। आयुर्वेद अर्थात दीर्घायु का वरदान। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का प्रमुख उद्देश्य स्वास्थ्य की देखभाल और बीमारियों से बचाव करना होता है। आयुर्वेद की एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है पंचकर्म।
पंचकर्म चिकित्सा से शरीर का शोधन कर त्रिदोष का संतुलन किया जाता है और शरीर को स्वस्थ बनाया जाता है, जिससे रोग दूर होते हैं और यदि कोई रोग उत्पन्न हो गया है तो वो भी ठीक हो जाता है। पंचकर्म के क्या लाभ हैं और किस तरह से की जाती है ये विधि, आइए समझ लेते हैं। आयुर्वेद प्राचीन भारतीय ज्ञान है और निरोगी जीवन का महामंत्र है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों मूल तत्वों का संतुलन बिगड़ना ही रोग या बीमारी का कारण बनता है। आयुर्वेद जीवन शैली संबंधित रोगों, त्वचा रोग, श्वसन रोगों और कई अन्य गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए उत्तम विकल्प है। आयुर्वेद में कई तरह की पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। पंचकर्म आयुर्वेद की एक महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति है, जिसका मुख्य उद्देश्य शरीर को शुद्ध करना और रोगों को दूर करना है। ये शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने, दोषों को संतुलित करने और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक है। आयुर्वेद में रोगों की चिकित्सा के लिए दो प्रकार के मुख्यतः चिकित्सा विधान बताए गए हैं। नंबर 1 शमन, जिसमें औषधियों के द्वारा बीमारियों को, रोगों को ठीक किया जाता है, और नंबर 2 शोधन। शोधन मतलब शुद्धि की प्रक्रिया, जो मुख्यतः पंचकर्म के माध्यम से किया जाता है। इस पंचकर्म में 5 मुख्य प्रकार के विधान होते हैं, जिसके कारण से पंचकर्म शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा कतिपय बाह्य उपक्रम पंचकर्म के अंतर्गत किया जाता है, जो कि मुख्यकर विविध प्रकार के मांसपेशियों से, अस्थि संधि के विकारों से, दर्द के लिए, जकड़ाहट के लिए या गति वैषम्यता को दूर करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा के माध्यम से कई प्रकार के रोगों को ठीक किया जा सकता है। ये एक उत्कृष्ट चिकित्सा पद्धति है। इस चिकित्सा विधि के माध्यम से रोग और उसके मूल कारणों को ठीक करने के लिए 3 दोषों अर्थात वात, पित्त और कफ को संतुलित करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं की जाती है, जो उसमें उपयोगी होती है। इस चिकित्सा विधि में 5 कर्मों अर्थात वमन, विरेचन, वस्ति, रक्त मोक्षण और नस्य के माध्यम से निदान किया जाता है। इसलिए इस चिकित्सा विधि को पंचकर्म के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद प्राचीन वैदिक चिकित्सा पद्धति है। ये त्रिदोष के सिद्धांत पर आधारित है। आयुर्वेद का सिद्धांत वात, पित्त और कफ का शरीर में संतुलन है। त्रिदोष के असंतुलन से शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आयुर्वेद में रोग कारक तत्वों को शरीर से बाहर कर त्रिदोष को संतुलित किया जाता है। 5 मुख्य पंचकर्म के जो हिस्सा है, उसमें नंबर 1 है वमन कर्म, जो कि कफदोष के लिए या कफदोष के जो विकार होते हैं उसके लिए मुख्य चिकित्सा है, जिसके माध्यम से शरीर से दूषित कफदोष को बाहर निकाला जाता है। नंबर 2 है विरेचन कर्म, जो पित्त दोष की मुख्य चिकित्सा है, जिसमें शरीर से दूषित हुआ पित्त गुदा मार्ग से दस्त के द्वारा बाहर निकाला जाता है। नंबर 3 है निर्व बस्ती, जो एक बस्ती का विधान है। नंबर 4 है अनुवासन बस्ती, वह भी एक बस्ती का विधान है। यह बस्ती चिकित्सा गुदा मार्ग से औषधि का प्रयोग किया जाता है, जो कि वात दोष के लिए और वात विकारों के लिए मुख्य चिकित्सा है। और नंबर 5 है नस्य कर्म, जो नासा मार्ग से यानी नाक के द्वारा औषधि का प्रयोग किया जाता है, जो विशेषकर मुख के रोग, गले के रोग, आंख, नाक, कान के रोग और मस्तिष्क के रोगों के लिए मुख्य चिकित्सा है। जब व्यक्ति की पाचन शक्ति या ऊर्जा, जिसे अग्नि के रूप में जानते हैं, ये मजबूत होती है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है, ऊतक स्वस्थ बनते हैं, शरीर अपशिष्ट पदार्थों को प्रभावी ढंग से नष्ट कर पाता है, जिसके कारण व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहता है। यदि व्यक्ति की अग्नि कमजोर हो तो पाचन बिगड़ जाता है और विषाक्त पदार्थ बनते हैं, जो शरीर में व्यवस्थित हो जाते हैं। इन विषाक्त पदार्थों के एकत्रित होने से रोग उत्पन्न होने लगते हैं।
पंचकर्म रोगों के रोकथाम के लिए, स्वास्थ्य के वर्धन के लिए एवं सभी प्रकार के रोगों की चिकित्सा में कारगर साबित हुआ है। आज के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो मुख्यतः जीवन शैली जन्य जो सभी प्रकार के विकार है, उसमें जैसे कि चयापचय जन्य रोग, प्रमेय यानी मधुमेह या डायबिटीज, मोटापा, ओबेसिटी और उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, हाइपोथायराइडिज्म, ऐसे विविध प्रकार के रोगों में पंचकर्म लाभदायक पाया गया है। विशेष करके आज का जो स्ट्रेस का जीवन शैली है, तो कई प्रकार के मानस विकार जैसे कि एंग्जाइटी होना, डिप्रेशन होना या नींद नहीं आना या मनोव्याकुलता होना, इन सभी प्रकार के मानस विकारों में भी पंचकर्म बहुत ही उपयोगी है। आयुर्वेद के अनुसार अच्छा स्वास्थ्य जीवन के सभी भागों को पूरी तरह से संसाधित करने की क्षमता पर निर्भर करता है। जो समर्थन करता है उसे अवशोषित करता है और बाकी को नष्ट कर देता है। जब व्यक्ति भोजन, अनुभवों और भावनाओं को ठीक से नहीं पचा पाता तो विषाक्त पदार्थ उसके शरीर के ऊतकों में एकत्रित होने लगते हैं, जिससे असंतुलन उत्पन्न होता है और व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। पंचकर्म एक उत्कृष्ट शुद्धिकरण प्रक्रिया है जो संग्रहित विषाक्त पदार्थों को बाहर करती है और शरीर की प्राकृतिक उपचार क्षमता को फिर से स्थापित करती है। इष्टतम स्वास्थ्य का अनुभव करने के लिए पाचन अग्नि को मजबूत बनाए रखना और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना आवश्यक है। पंचकर्म एक प्राकृतिक उपचार है जो शरीर के आंतरिक संतुलन और ऊर्जा को शुद्ध और पुनः स्थापित करता है। पंचकर्म रोगों से बचाव भी करता है और रोगों का उपचार भी। यदि आप स्वस्थ और निरोगी रहना चाहते हैं तो पंचकर्म एक उत्तम विधि के रूप में कार्य करता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। पंचकर्म शरीर की शुद्धि का एक ऐसा सरल और प्रभावशाली विकल्प है जिसको अपनाकर रोगों से बचाव किया जा सकता है, रोगों की संभावना को कम किया जा सकता है। क्योंकि आजकल की अनियंत्रित जीवन शैली में कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना बढ़ गई है और इसके लिए कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली से संबंधित कारक ही पीछे होते हैं। आवश्यक है कि अपनी जीवन शैली को सक्रिय बनाया जाए, स्वस्थ बनाया जाए। किस प्रकार से योग इसमें उपयोगी हो सकता है और योग के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को कैसे उत्तम बनाया जाए, आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। हम दिन भर अपने शरीर से बहुत काम लेते हैं। वो अकड़ता है, जकड़ता है, सिकुड़ता है और कई बार गलत पोस्चर के कारण कई तरह के दर्द हमें देने लगता है। अगर समय निकालकर 3 मिनट के लिए अपने पूरे बॉडी को तरीके से खोल लिया जाए, हर जॉइंट को खोल लिया जाए, तो बॉडी लचीलापन ले आती है और ये अकड़न जकड़न नहीं आती है। तो पहले मिनट में क्या करेंगे, बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। सबसे पहले पैरों में कंफर्टेबल डिस्टेंस, दोनों हाथ साइड में, श्वास लेते हुए अपने बॉडी को पूरी तरह ऊपर स्ट्रेच करना, जितना ऊपर खींच सकते खींचना, कुछ देर के लिए रुकना, हाथों को टर्न करके पीछे से रोटेट करते हुए धीरे से हाथ और पैर साथ में नीचे लाना। फोकस भी बढ़ेगा, माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बढ़ जाएगा। दूसरा, दोनों पैरों को फैलाएंगे। साइड बेंड के लिए हम क्या करेंगे, एक हाथ को ऊपर स्ट्रेच किया और धीरे से साइड में बेंड करना। अपने हिप को मूव नहीं करना, नहीं तो सारा खिंचाव चला जाता है। इसी को दूसरी तरफ से भी आराम से कर लेंगे। सेकंड मिनट में रीढ़ और कूल्हे के लिए हम आराम से बैठ जाएंगे। दोनों पैरों को सीधा रखेंगे और नौका विहार, जिस तरह से नाविक चप्पू को चलाता है, हम भी अपने हाथों और पैरों में एक गति देंगे। ये हमारे हिप को बहुत अच्छे से ओपन अप करता है, रीढ़ को मूवमेंट देता है। तीसरे मिनट हम अपने हैमस्ट्रिंग को और बैक को ओपन करने के लिए दोनों पैरों को सीधा करेंगे और करेंगे पश्चिमोत्तान आसन। श्वास लेते हुए हम पीछे जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए हम जितना आगे आ सकते हैं आगे आएंगे। टो को पूरी तरह अंदर रखेंगे, पूरी हैमस्ट्रिंग्स ओपन हो रही है और स्पाइन और कूल्हे बहुत अच्छे से खिंचाव पा रहे हैं। इसी के साथ हम करेंगे भुजंग आसन, जिसे हम उल्टा लेटकर करते हैं।
हाथों को कंधे के नीचे रखेंगे, दोनों पैरों को मिला लेंगे और श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठना। ग्रेविटी के अगेंस्ट होने वाला यह आसन हमें आत्मविश्वास बढ़ाता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। ये सब आसन कर लेने के बाद कुछ देर हम आराम करेंगे मकर आसन में। जब कुछ देर हम मकर आसन में रुकते हैं तो हम पूरी तरह से जो भी थकान थोड़ी सी भी महसूस करी थी तो उसमें आराम महसूस करते हैं और एक अलग ऊर्जा को अपने शरीर में पाते हैं। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स गुरु माँ डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। आजकल का युग ऐसा युग है जहाँ तनाव स्वाभाविक है, भाग दौड़ बनी रहती है, तो एक एक मसल में टेंशन आ जाता है। मस्कुलर टेंशन को हटाने के लिए कुछ न कुछ तो करता ही रहना होगा। जैसे आप चल रहे हो, चलना बहुत नेचुरल हो जाना चाहिए। हर थोड़ी टाइम में थोड़ा चल लिया करो, अच्छा रहेगा। कम से कम घंटे में 100 कदम तो चल ही लेना चाहिए। खाने के बाद 100 कदम चल लो, खाने के पहले चल लो, सवेरे उठते से ही गुनगुना पानी पियो और थोड़ा चल लो। ये चलने की आदत डालिए, वो रिलैक्स करेगा मसल्स को। गुनगुना तेल लेके मालिश करना हफ्ते में 1 बार बहुत फ़ायदा करेगा। और कुछ भी करें, शरीर को एक्टिव रखने के लिए कोई न कोई ऐसे काम में लगे रहें कि जिससे एक जगह बैठना ना पड़े लंबे समय। तो कोशिश यही सब करते रहना है जिससे तनाव फ्री हो सकेंगे। नमस्कार। जिन लोगों के लक्ष्य बड़े होते हैं उनके सामने ही बड़े संघर्ष खड़े होते हैं, लेकिन पहुंचते हैं अपनी मंजिल या लक्ष्य तक वही जिनके इरादे बुलंद होते हैं। इसलिए चाहे जीवन में कुछ प्राप्त करना हो या अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाने का लक्ष्य प्राप्त करना, अपने इरादों को मजबूत रखिए और उसके लिए निरंतर प्रयत्न करते रहिए। फिलहाल समय हो गया है कार्यक्रम में एक अल्प विराम का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। दादी कौन सा प्लांट है? टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ। दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना। क्यों? ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी। ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अतीत में प्राप्त शिक्षा और अनुभव से वर्तमान की क्षमता प्राप्त होती है। जैसी क्षमता हो वैसा ही कर्म होता है। इसलिए व्यक्ति को निरंतर ज्ञान अर्जित करते रहना, शिक्षा प्राप्त करते रहना और कुछ सीखते रहना अति आवश्यक और उपयोगी होता है। साथ ही अपने नई चीज़ों को सीखने के साथ अपनी त्रुटियों को दूर करना भी आवश्यक होता है। आइए संस्कृत की पाठशाला में चलते हैं संस्कृत सीखने के लिए और कुछ ऐसी त्रुटियों को दूर करने के लिए जिनसे हमारी भाषा में सुधार हो सकता है। तो आइए चलते हैं गवीश द्विवेदी के साथ संस्कृत पाठशाला में और सीखते हैं संस्कृत के शब्दों और वाक्यों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशाला प्रभागस्य एतस्यां संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत कक्षा में आज हम सामान्य वाक्यों को संस्कृत में बोलना सीखेंगे। यदि हमें कहना हो परीक्षा की बात अलग एवं योग्यता अलग होती है तो इसे संस्कृत में कहेंगे परीक्षा अन्या योग्यता च अन्या भवति। परीक्षा अन्या योग्यता च अन्या भवति। क्या कॉपी चेक करने जाएंगे? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे उत्तर पुस्तिकानां मूल्यांकनाय गमिष्यति किम। उत्तर पुस्तिकानां मूल्यांकनाय गमिष्यति किम। यदि कहना हो स्वास्थ्य ठीक नहीं है फिर भी जाऊंगा तो इसे संस्कृत में बोलेंगे अस्वस्थः चेदपि गमिष्यामि।
अस्वस्थः चेदपि गमिष्यामि। मूल्यांकन कार्य कहाँ होता है? मूल्यांकन कार्यम कुत्र प्रवर्तते? मूल्यांकन कार्यम कुत्र प्रवर्तते? यदि वाक्य हो इसी विद्यालय के चौथे फ्लोर पर होता है तो संस्कृत में बोलेंगे अस्य विद्यालयस्य एव चतुर्थे तले भवति। अस्य विद्यालयस्य एव चतुर्थे तले भवति। जरा देखो, गणित के शिक्षक आए हैं। गणितस्य शिक्षकः आगतः वा इति पश्यतु। गणितस्य शिक्षकः आगतः वा इति पश्यतु। वाक्य यदि हो आज गणित और संस्कृत के शिक्षक अवकाश पर हैं तो बोलेंगे अद्य गणित संस्कृतयोः शिक्षकौ अवकाशे स्तः। अद्य गणित संस्कृतयोः शिक्षकौ अवकाशे स्तः। बेटा पढ़ाई अच्छी तरह कर रहे हो ना? यदि यह वाक्य हो तो बोलेंगे वत्स अध्ययनं सम्यक्तया करोति खलु। वत्स अध्ययनं सम्यक्तया करोति खलु। कोई संदेह हो तो पूछ लेना। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बनेगा कश्चन संदेहः यदि स्यात् तर्हि पृच्छतु। कश्चन संदेहः यदि स्यात् तर्हि पृच्छतु। मित्रों, प्रतिदिन इस प्रकार के कुछ वाक्यों को धीरे धीरे सीखने व नित्य अभ्यास करने से आपका भाषाधिगम बढ़ता जाएगा। ऐसे ही वाक्यों को जानने व अभ्यास करने के लिए संस्कृत पाठशाला से जुड़े रहिए एवं अपनी प्रतिक्रियाएं हमें जनसंचार माध्यमों के द्वारा भेजते रहिए। अस्तु, आज के लिए इतना ही। संस्कृत कक्षायां पुनः मिलिष्यामः। तावत् नमो नमः। जिस प्रकार बूंद बूंद से ही सागर बनता है, ठीक उसी प्रकार निरंतर प्रयत्न करते रहने से ही लक्ष्य प्राप्त होता है। इसके लिए आवश्यक होता है कर्म करते रहना। आजकल हम लोग कर्म कुछ भी करते हैं लेकिन ईश्वर से डरते हैं, लेकिन वास्तविकता में कर्मों से डरना चाहिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर क्षमा कर देते हैं लेकिन कर्म नहीं। जो भी है आज उसे स्वीकार करें, अपने सपनों को स्वयं ही साकार करें। न बैठे रहें सब कुछ छोड़कर भाग्य के भरोसे, अपने विचारों और कर्मों से स्वयं ही अपने भविष्य का निर्माण करें। निरंतर प्रयत्न करते रहिए, कार्य करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी थे सत्याग्रह में। उनको कुर्सियों से बांध करके हाथ ऊपर बांध के बीच में डंडे फंसा दिए गए। मैं उस समय सबसे छोटी उम्र का था। उसमें 19 वर्ष की मेरी आयु थी। दिसंबर महीने में सर्दी के दिनों में मेरे ऊपर, मेरे शरीर पर से सारे कपड़े उतरवाए। मेरे को जमीन पर लिटा करके जान के ऊपर मेरे लाठी रख करके, डंड उनका जो डंडा होता है रख करके, एक पुलिस वाला एक साइड खड़ा होकर के जैसे बेलन चलाते हैं रोलिंग जगह, उसकी तरह से वो चलाया। मतलब इस तरह के टॉर्चर उन्होंने। ये मैं 19 महीने के लिए अपने माँ बाप को, मैंने जो मेरे बूढ़े माँ बाप थे उनको नहीं देख पाया, उनकी सेवा नहीं कर पाया। उस दौरान हमें जो तकलीफ होती थी, हम रात को पार्क में सो जाते थे, कोई ठिकाना नहीं था हमारा। सर्दी के दिन थे। इंदिरा जी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए सब भूल गई। वो संविधान लोकतंत्र दोनों का गला घोटा गया। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन। आपके चारों तरफ तैरती हुई खबरें एक मकड़जाल की तरह है। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं? क्योंकि सच तालों में बंद है। इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से
प्रदेशों के कोने कोने तक। होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत at 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर।